हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे धातु और धातु के भौतिक गुण क्या क्या हो, कौन कौन से होते हैं, और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, और फिर भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। अगर आप ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, यानी केमिकल क्वालिटीज, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, यानी केमिकल क्वालिटीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। इसके 4-5 जो मेन क्वालिटीज है धातुओं के रासायनिक गुण, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर ले एक चीज के बारे में, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आए। तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ धातुओं का नाम यहाँ पे हम लिखे हैं, और ये क्रियाशीलता समूह है धातुओं का। तो आप इस चीज़ पे केयर करें कि ये जो ग्रुप हम बनाए हैं, ये क्रियाशीलता के आधार पर ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप जो है क्रियाशीलता के आधार पर बनाया गया है, यानी इसमें जितने सारे भी धातु आपको दिख रहे हैं वो क्रियाशीलता के अनुसार एक क्रम में सजे हुए हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये केवल धातुओं का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सारे ऐसे धातु हैं जो क्रियाशीलता समूह में सबसे ऊपर आते हैं, यानी ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। फिर इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे ऐसे धातु हैं जो क्रियाशीलता समूह में बीच में आते हैं, यानी इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं, और ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि अक्रियाशील है, नहीं, बल्कि सबसे कम क्रियाशील धातुओं में ये आते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, सिल्वर यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, गोल्ड, ये सब ऐसे धातु हैं जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे निचले पार्ट में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। और रासायनिक गुण जब हम बताएंगे तो इसका यूज भी आएगा, इसलिए हम आपको समझा दिए पहले। तो देखिए, धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना है, सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मतलब जो धातुएं होती है ना, ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। और समझिए इस पॉइंट को, धातुएं जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करती है। और ये जो ऑक्साइड होता है, देखिए यहाँ मेन चीज समझने वाला क्या है, ये है कि जो धातुओं का ऑक्साइड बनता है ना, ये भास्मिक होता है। यानी धातुओं का जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है, भास्मिक होता है। क्यों भास्मिक होता है? क्योंकि धातुओं का जो ऑक्साइड बनता है, जब इसको जल में घोलते हैं ना, तो इससे भस्म का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसके ऑक्साइड को भास्मिक माना जाता है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए, ये सोडियम है, और सोडियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो इससे क्या होगा कि सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ सोडियम का ऑक्साइड जो बना, या यहाँ पे Na2O क्यों लिखे हैं? तो इसका रीजन ये है कि कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और यहाँ सोडियम में अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसके अंतिम सेल में, यानी इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक ही होता है, यानी इसका वैलेंसी 1 होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत होता है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो जब तक इसका 2 परमाणु नहीं मिलेगा तब तक इसके साथ जुड़ेगा नहीं। इसका 2 परमाणु मिल गया, जिसके चलते दोनों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑक्सीजन को, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर सोडियम ऑक्साइड के 1 अणु का निर्माण किया। अब इसको मतलब संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु है, तो यहाँ भी 1 मिनट, सोडियम का, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु, सबसे पहले ये देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगाए ताकि ऑक्सीजन का 2 हो जाए, और ये सोडियम का हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लगाएंगे तो सोडियम का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद, अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है ना, अगर इस सोडियम ऑक्साइड को हम जल में घोल दें और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है NaOH। और आप सबको पता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक विशेष प्रकार का भस्म है। तो चूंकि ये धातु का ऑक्साइड था, धातु के ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो इससे भस्म का निर्माण हुआ। इसलिए हम आपको बताएं कि धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है और कैल्शियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इससे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा
संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा दिए। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल में घोलेंगे तो इससे क्या होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा और ये है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म का ही उदाहरण है। तो देखिए चाहे कोई भी धातु हो, जब उसका ऑक्साइड बनेगा और उसके ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तब उससे भस्म ही प्राप्त होगा, यानी धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक ही होता है। ठीक है, दूसरा गुण इसका समझिए, दूसरा क्वालिटी क्या कह रहा है, जल के साथ अभिक्रिया। इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, जल के साथ अभिक्रिया यानी क्या होता है जब धातुएं जल के साथ रिएक्शन करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए धातुएं जो है जनरली जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। ठीक है, कुछ ऐसी धातुएं हैं, समझिएगा, कुछ धातुएं ऐसी है जो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेती है, बल्कि कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जो अभिक्रिया करने के लिए गर्म जल का तलाश करती है, यानी गर्म जल जब मिलेगा तभी अभिक्रिया करेगी, गर्म जल के साथ रिएक्शन करती है। और कुछ धातुएं तो ऐसी है जो छुछमा किस्म की होती है, कुछ धातुएं तो ऐसी है जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, जल के साथ उसका रिएक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि ये कहाँ की धातु है भाई। तो जो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है वो क्रियाशीलता समूह में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं, यानी क्रियाशीलता समूह की ऊपरी धातु, यानी क्रियाशीलता समूह में जो ऊपर ये धातु आपको दिख रहा है, ये ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और बल्कि जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं क्रियाशीलता श्रेणी में, वो ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब जल को हम गर्म करेंगे और जल का जो भाप तैयार होगा उससे वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यानी जल को गर्म करने पे ही अभिक्रिया करेगा, बल्कि जो क्रियाशीलता समूह में नीचे जो तत्व आ रहे हैं वे ऐसे तत्व होते हैं, वे ऐसी धातुएं होती है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है और सोडियम का रिएक्शन हम करा देते हैं जल के साथ, सोडियम का रिएक्शन हम करा देते हैं जल के साथ। तो देखिए हालांकि चाहे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा हो चाहे गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहा हो, प्रत्येक स्थिति में जब जल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, जैसे सोडियम की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करा दें तो इससे क्या होगा कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा NaOH, और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ केयर करनी है। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये तो क्रियाशीलता समूह में ऊपर आने वाला धातु था जिसके चलते ये ठंडे जल से ही रिएक्शन कर लिया, जबकि अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम रखते हैं गर्म जल के साथ रिएक्शन कर रहा मैग्नीशियम है और इसका अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करा दे तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि चाहे कोई भी धातु अगर वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, एक और जैसे मान लीजिए कॉपर है जो क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु के अंतर्गत शामिल है, तो अगर कॉपर की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो ये अभिक्रिया होगा ही नहीं, यानी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है क्योंकि क्रियाशीलता समूह में सबसे नीचे आता है, इसलिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये दो क्वालिटीज रहा धातुओं का रासायनिक गुण। अब आइए इसका तीसरा गुण हम समझते हैं। तीसरे गुण के अंतर्गत हम आपको समझा दें कि जब धातुओं की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, किसी भी एसिड के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वहां से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखना है, धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो जो क्रियाशीलता समूह में ऊपर आने वाली धातुएं हैं, ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं जब ये अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और निचले जो धातु हैं क्रियाशीलता श्रेणी के, अगर वो अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराए जाए तो ये जनरली अम्ल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, यानी जल के साथ जो अभिक्रिया था लगभग उसी प्रकार यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि सोडियम है
और सोडियम का अभिक्रिया जो है हम किसी अम्ल के साथ करा रहे हैं, सोडियम का अभिक्रिया मान लीजिए कि हम करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ बनेगा एक नया पदार्थ NaCl, और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमें अणुओं की संख्या बढ़ाना पड़ रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। तो देखिए सोडियम एक धातु है जो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया किया तो इससे NaCl का निर्माण होगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हुआ। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम का अभिक्रिया अगर हम करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी मुक्त होगा। तो इस प्रकार जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसके परिणाम स्वरूप भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब मान लीजिए कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया अगर हम कराने जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो यह रिएक्शन कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेगा ही नहीं, यानी कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आने वाला तत्व है, धातु है, जो अभिक्रिया नहीं करता है अम्लों के साथ, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और आप समझिए 4 नंबर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया हम कराते हैं, यहां समझिए, जब धातुओं की अभिक्रिया दूसरे धातुओं के यानी अन्य धातुओं के दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ कराई जाती है, ठीक है, लवण के विलयन के साथ, तब क्या होता है, यानी जब धातुओं की अभिक्रिया दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ कराया जाएगा तब क्या होगा। तब देखिए वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो कम क्रियाशील धातु होता है ना, जैसे इसमें 2 धातु हुआ, एक धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ, तो 2 धातु हुआ, तो उसमें जो कम क्रियाशील धातु होता है ये कम क्रियाशील धातु विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, यानी वो अलग हो जाता है, ठीक है। अधिक क्रियाशील जो धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, और ये चीज तो हम आपको पहले चैप्टर में बताए थे जब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकल विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि जिंक का अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से करा रहे हैं, तो जिंक एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है, लेकिन जिंक एक अलग धातु है, कॉपर एक दूसरा धातु हो गया। तो जब इस धातु का अभिक्रिया इस दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ, कॉपर सल्फेट वास्तव में एक लवण है, और ये इसके विलयन के साथ जब जिंक का अभिक्रिया हम कराते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो जिंक है अधिक क्रियाशील है कॉपर के अपेक्षा, इसलिए जिंक सल्फेट के साथ मिल जाता है, और ये जो कॉपर धातु है यहां से विस्थापित हो जाता है, यानी कॉपर धातु अलग हो जाता है। तो इस प्रकार यहां रिएक्शन। अब मान लीजिए कि आयरन का अभिक्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, तो ये आयरन भी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसलिए आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है और कॉपर धातु यहां से विस्थापित हो जाता है। तो चूंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु है इसलिए कॉपर यहां से विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत। तो यहां इस वीडियो में हम आपको बताएं धातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में क्या अंतर है।